कुछ तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। अगर इतनी बड़ी गड़बड़ ना होती तो सीआईडी जैसी संस्था को राजस्थान के अंदर आज अपनी इमेज बचाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। एक नहीं दो दो रिपोर्ट आपके सामने आज आएंगी और आपको पता पड़ जाएगा कि कम से कम एक रिपोर्ट इसमें ऐसी है जिसमें सत्ता का भयंकर और ऐतिहासिक दुरुपयोग किया गया है। और यह सब हो रहा है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में, मगर इसके तार, इसका बैकग्राउंड काफी पीछे तक पहुंचा हुआ है। 2013 के अंदर केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और उस समय की यह खबर है कि रॉबर्ट वाड्रा एक बहुत ही छोटे किसान हैं और यह कहा था तत्कालीन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही आते थे। इसके बाद कई सारे सबूत सामने आते हैं। प्रियंका गांधी जी और रॉबर्ट वाड्रा जी के कई सारे लैंड डॉक्यूमेंट सामने आते हैं जिनके ऊपर ईडी बहुत तेजी से काम करती है। किसानों की जबरदस्त तरीके से जो जमीनों को दबाया जा रहा था वो सामने आ ही रहा था कि एक ऐसा मामला राजस्थान के अंदर जाकर खुल गया जिसके बाद में पूरे राजस्थान के हर एक आदमी के पास में यही एक चर्चा है कि ये आखिर चल क्या रहा है। और यह भी चर्चा है कि यह मामला खुलना ही था, इसीलिए प्रियंका गांधी जी के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला पहले से चुनावी मुद्दा तैयार किया गया ताकि जब यह मामला खुले तो उनके ऊपर राजनीतिक तौर से कोई आंच ना आए। होता यह है कि एक वकील गोवर्धन सिंह ये पीड़िता के लिए सामने आ जाते हैं जो कि मानते ही नहीं किसी से, और वो दस्तावेज भी अब आपके सामने आएंगे जो कि खुद भी किसी की नहीं मानते। तो 2017 के अंदर एक एफआईआर लिखी जाती है और उसमें जो घटनाएं घटती है उसके ऊपर जो धाराएं यहां पर लगाई जाती हैं आप गिनते रह जाएंगे। मारपीट, लूट, गैंगरेप, अपहरण, छोटे बच्चे के साथ अत्याचार, ऐसी कोई धारा नहीं है जो कि यहां पर बच गई हो। किसान परिवार की जमीन के ऊपर सत्ता के भेड़ियों की नजर थी क्योंकि ये जो जमीन थी ये बहुत ही काम की थी। रात को 2 बजे के बाद में यहां पर अचानक से 40 से 60 लोग घुस आते हैं और वो यहां पर मौजूद हर किसी को बंधक बना लेते हैं। तो इस परिवार के अंदर एक महिला है जिसके पास में 2 साल का छोटा बच्चा है। रात के 2 बजे ये 40 से 60 के बीच में जो लोग थे जिनको ये कोई नहीं जानता था, ये बाकी सभी पुरुषों को पहले कब्जे में लेते हैं और इस महिला को भी पकड़कर नीचे गिर देते हैं और इस बच्चे को भी छिटक कर दूर फेंक देते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि इनमें से किसी भी आदमी को ये नहीं जानते थे, मगर इन सभी लोगों को ढूंढ के लेकर आई थी सीआईडी। और सीआईडी ने यह भी माना कि ये जो 40 से 60 लोग थे ये पुलिस के संपर्क में भी थे। और जब इस घटना की सूचना कंट्रोल रूम को दी गई और कंट्रोल ने जिस पुलिस वालों को दी वो पुलिस वाले भी इन लोगों के संपर्क में थे। कॉल डिटेल्स में ये सामने आया। अभी तक आपको लग रहा होगा कि अपराध हुआ, सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन की और लोगों को पकड़ लिया। बात अधूरी है क्योंकि यहां से बाद में शुरू होता है सत्ता का दखल, क्योंकि तार ऊपर तक पहुंचे हुए थे। उस समय प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार थी। कानून व्यवस्था की बात अलग है, मगर उन्होंने यह काम अच्छा किया कि तुरंत अनुसंधान अधिकारी को बदलकर सीआईडी सीबी जयपुर को यह केस ट्रांसफर कर दिया ताकि दोषियों को सजा मिल पाए। यानी पहले ही दिन से यह बात बिल्कुल क्लियर थी कि मामला तो बड़ा है, लोकल विधायकों का जो गुट होता है वो छोटे मोटे पुलिस अधिकारियों के ऊपर हावी हो जाता है, सीबीसीआईडी से ही जांच करवानी पड़ेगी। तो यहां पर सीबीसीआईडी सभी तथ्यों के ऊपर काम करती है और वो देखती है कि ये सबूत पर्याप्त है, इसके ऊपर चालान पेश कर आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। जब भी कोई घटना होती है, चाहे 2 पक्षों के बीच के अंदर थप्पड़बाजी हो, उसके बाद में एफआईआर लगती है या फिर चालान पेश होता है। एफआईआर का मतलब तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं और चालान पेश होता है कि ये सबूत है हमारे सामने, इसके आगे का डिसीजन कोर्ट करेगा। अब देखिए होता यह है कि अलग अलग लोकेशन से कई सारे अपराधी एक जगह इकट्ठा होते हैं, वहां पर किसी का जन्मदिन मनाया जाता है, वहां पर दारू और मांस की पार्टी होती है, उसके बाद में वो इकट्ठा होकर पहुंच जाते हैं वारदात करने जहां पर पहले से उनके कुछ और साथी मौजूद थे और उसके बाद में उन्हें एक घटना को अंजाम देना था। इस घर का मौजूद हर सामान वो अपनी गाड़ी के अंदर डाल के यहां से ले जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज कुछ नहीं छोड़ा, बिल्कुल इसको साफ कर दिया और साथ ही के अंदर इन लोगों को एक अलग गाड़ी के अंदर डाल के ले जाते हैं और बहुत ज्यादा दूर, करीब 200 किलोमीटर दूर जाकर इनको पटक आते हैं। इसी बीच के अंदर यहां पर इसके साथ यानी कि जो महिला है उसके साथ में गैंग रेप भी किया जाता है। ये सारी चीजें और इससे भी कहीं ज्यादा एफआईआर के अंदर मौजूद है, मगर वो जो वर्णन किया गया है इतना विभत्स है कि मैं आपको नहीं बता सकता। छोटे से बच्चे के साथ में भी जो दरिंदगी की गई है कि इनके अंदर ऐसा खौफ पैदा हो जाए दोबारा लौटकर ये इस जमीन
की तरफ आंख उठाकर ना देखें, जिस जमीन के फर्जी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके इनको यहां से हटा दिया जाना था। कुछ इसी प्रकार के आरोप बीकानेर लैंड स्कैंडल में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी पत्नी प्रियंका वाड्रा के ऊपर लगे थे। खास बात यह है कि वो जो 200 किलोमीटर दूर वहां पर छोड़कर आए थे लोग, जो अपराधी, वो भी इस जगह से बहुत दूर नहीं है। अब ये बीकानेर वाले केस में हुआ यह था कि रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ ऐसे किसानों को जो कि विस्थापित होकर बीकानेर में दूसरी जगह बसाए जाने थे, उनके नाम की जो जमीन थी, उस जमीन को इन्होंने किसी बिचौलिया अशोक के नाम पर दिलवाई और उस अशोक ने किसी राजेंद्र स्वामी के नाम से इस जमीन को खरीदी, जिसको कि किसान घोषित किया गया था, मगर यह किसान था ही नहीं, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि इसके नाम पर क्या हुआ है। साथ ही में ये जो दलाल था जिसका नाम अशोक था, इससे रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने जमीन खरीदी और औने पौने दाम पर किसानों की जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, मगर ईडी ने इसको अटैच कर लिया। यह मामला 2009 का है, जिस समय कांग्रेस हर जगह मौजूद थी, मगर ईडी ने इसको मोदी सरकार के आने के बाद में अटैच किया कि किसानों की जमीन वापस दिलाई जाए। अब ये जो सीकर के अंदर वारदात होती है, यहां पर जो जमीन का इन्वॉल्वमेंट है, वो जमीन भी उस बड़े जमीन का हिस्सा है जिसके अंदर माना जाता है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का सीधा सीधा हाथ है, उनको यहां पर जमीन चाहिए। और जिस प्रकार से इस पूरे के पूरे मामले को दबाया गया है, वो बिल्कुल ऐसे समय में दबाया गया है जिस समय राजस्थान की गवर्नमेंट के ऊपर संकट था और ऐसा लग रहा था कि सरकार आज जाएगी, कब जाएगी, और थोड़े समय बाद में सरकार होटलों के अंदर चली गई थी। तो जो घटना के अंदर 40 से 60 लोग शामिल थे, उसके अंदर से 21 लोग तो कंफर्म बता दिए गए कि कौन कौन कहां से आया था। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर वगैरह की जब्ती हो गई, टोल प्लाजाओं की सीसीटीवी फुटेज तक मिल गई कि कौन कहां से आया था। और जिस जगह जाकर जंगल के अंदर इस परिवार को छोड़ा गया था, वहां का मौका नक्शा देखा गया, चोटें देखी गई, कितनी चोटें थी सारी की सारी अटैच की गई। अभी एक बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है, क्योंकि आप अभी तक सोच रहे हो कानून अपना काम कर रहा है, अपराधियों को पकड़ रहा है, और जब इतने सबूत सामने आ गए हैं उसके बाद में कोई क्या कर सकता है, मगर आप गलत हो। तो पुलिस से यह पूरा का पूरा मामला सीआईडी को दे दिया गया। सीआईडी ने बोला कि चालान इसके अंदर पेश करना चाहिए, सब चीजें अटैच की, मगर इसके बाद में इसकी तफ्तीश बदल दी जाती है। मतलब चालान को कोर्ट के अंदर नहीं भेजा जाता और जांच अब आ जाती है सीताराम माहिच नाम के एक ऑफिसर के पास। उस ऑफिसर के पास में 5-6 महीने ये जांच रहती है। वो बोलता है कि बिल्कुल सही है, सारे फैक्ट सारे अपनी जगह पर हैं, जो काम पुलिस का सीआईडी का था वो उन्होंने कर दिया, अब तो काम सारा कोर्ट को करना है, हम इसके अंदर आगे क्या करें। मगर बात यहां रुकती नहीं है, जांच को दोबारा से किसी और को दिया जाता है कि नहीं यहां पर कुछ गड़बड़ है, इसको दोबारा देखो। तो पुलिस से जांच दी गई सीआईडी, जिसने कहा कि चालान पेश कर दो। चालान जो पेश कर देते हैं उसके बाद में जिसको दी जाती है वो भी यही कह रहा होता है कि उससे भी जांच लेकर किसी और को दे दी जाती है, जिनका नाम होता है ऑफिसर का सुरेंद्र सिंह सागर। अब यहां पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि ये सुरेंद्र सिंह सागर भी बोल देते हैं कि चालान पेश होना चाहिए, इसके अंदर और कुछ है ही नहीं, सारे दस्तावेज पहले से मौजूद हैं। ध्यान से समझिए, पीड़ित जानते नहीं थे कि अपराधी कौन है, उन्होंने केवल संख्या बताई और कुछ एक के छोटे मोटे नाम बताए, मगर वो व्यक्तिगत तौर पर किसी को नहीं जानते थे। पीड़ित ने बताया कि इतने लोग हमारे पास में आए थे और उन्होंने ये काम किया, हमारी मोटरसाइकिल उठा के ले गए, हमारा ट्रैक्टर उठा के ले गए, हमारा ये सामान भी उठा के ले गए। सीआईडी ने उन अपराधियों को ट्रैक किया, टोल प्लाजाओं से उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स निकाली, इनके अंदर से एक अपराधी के यहां पर छापा मारा और ये जो सामान था ये भी बरामद कर लिया। अलग अलग जिलों से आए इन अपराधियों की सबके बयान हुए और उनकी रिकॉर्डिंग की गई, रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इसमें एक 19 साल का अपराधी भी था, उसने बताया, वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने कबूल किया कि मुझे इस तरीके से यहां पर जाकर इस तरीके से बुलाया गया और मुझे तो केवल इतना पता था कि वहां जाकर थोड़ा शोर शराबा करना है, इनको डराना है, 151 में पुलिस बंद कर देगी जो पहले से जानकार है और अगले दिन सब अपने घर चले जाएंगे, 50-50 हजार रुपए मिल जाएंगे। उसने कहा मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा और इसका पता मुझे तब पड़ा जब अगले दिन मुझे न्यूज़पेपर में पता पड़ा कि जिस बोलेरो का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार की है और उस रिश्तेदार के यहां पर जब पुलिस पहुंची तो पता पड़ा कि यह कांड अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। तो सीआईडी के ऑफिसर्स ने यह काम बहुत भले प्रकार से किया और उन्होंने हर एक वो सबूत इकट्ठा कर लिया जिसके बाद में
में जो काम करना है न्यायालय को करना है। अब ये डेट देखिए 9 अगस्त 2018, उस चौथे सीआईडी वाले ने भी ये कहा, इस डेट को उसने यहां पर खुद प्रमाणित करके यूं कहा कि यह अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। इसका मतलब इस पत्रावली को आगे बढ़ाओ, कानूनी कार्रवाई करो, हमारा काम यहां पर हुआ खत्म, कोर्ट का काम होगा शुरू। यहां देख लीजिए सुरेंद्र सिंह सागर। 2018 के बाद क्या होता है, सरकार बदल जाती है, कांग्रेस की सरकार आ जाती है और 13 मार्च 2020 के अंदर ये जो रिपोर्ट है कि उसी ऑफिसर ने ये लिखा है, दोबारा से उससे ये रिपोर्ट बनवाई गई कि एफआर बिल्कुल झूठ है और इसको निस्तारण कर देना चाहिए। और यहां से पूरी की पूरी जनता के अंदर सीआईडी के नाम का जो प्रतिष्ठा थी वो धूमिल होने लगती है। एक ही ऑफिसर यहां पर भी और यहां पर भी इतने सारे सबूत 2018 को एक रिपोर्ट बना के देता है और 2020 को अपनी ही रिपोर्ट को अपने आप को झूठा साबित करने लग जाता है। और वो अपने आप को भी झूठा बोल रहा है, अपने से पहले वाले और उसके पहले वाले सीआईडी ऑफिसर को भी झूठा बोल रहा है। मतलब ये जितने भी अपराधी हैं ये 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से खुद कैसे आए इसके बारे में उसने कुछ नहीं लिखा। इस मकान का सारा सामान गायब कैसे हुआ ये सब झूठ है। इस औरत के साथ के अंदर जो जुर्म हुआ है वो बिल्कुल झूठ है। इस पूरे परिवार को यहां से उठाकर 200 किलोमीटर दूर जहां पर छोड़ा गया है जिसकी पुष्टि हो चुकी है वो भी झूठ है। इसके यहां पर जो भी सामान मिला है वो सारा का सारा झूठ है और इन सब की जो वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस सीआईडी के पास में है वो सब झूठ है। और इतनी बड़ी झूठ है, इतनी बड़ी झूठ है कि ये केस तो कोर्ट में भी नहीं जाना चाहिए, यहीं पर इसको दबाकर खत्म करके फना कर देना चाहिए। अब तकनीकी पहलू भी जान लीजिए कि क्या ये ऑफिसर अपने ही पुरानी इन्वेस्टिगेशन को गलत साबित कर किसी प्रकार के डिसिप्लिनरी एक्शन से बच सकता है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं बच सकता। और उससे बड़ी बात है कि ये अपनी पुरानी इन्वेस्टिगेशन खुद दोबारा कर ही नहीं सकता और ये तो क्या कोई दूसरा भी नहीं कर सकता विदाउट प्रायर कोर्ट के ऑर्डर्स। कोर्ट इसको डेफिनेटली अगर लिख के देता है, मतलब बिल्कुल साफ शब्दों में लिख के देता है, तो ही ये दोबारा से ये इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, वो भी तब जब कोर्ट ये कहे कि पहली वाली इन्वेस्टिगेशन के गलत होने के चांसेस लगते हैं। मगर मामला तो यहां पर यह है कि कोर्ट के पास में तो ये कुछ चीज को जाने ही नहीं देना चाहते, अपने ही लेवल पर एक पैरेलल गवर्नमेंट टाइप सिचुएशन बना रखी है। आपस में 2 लोगों की लड़ाई हो जाती है, थप्पड़ मुक्का हो जाता है, पुलिस डिसाइड नहीं कर पाती तो कोर्ट के अंदर भेज दिया जाता है मामला। मगर यहां पर एक ऐसा मामला है जहां पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं मगर पुलिस ये कह रही है कि कुछ भी करो कोर्ट के अंदर नहीं भेजेंगे। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री दोनों अशोक गहलोत हैं जो कई महीनों से घर से भी बाहर नहीं निकलते। उनके स्वास्थ्य के कारण है, उम्र का कारण है और साथ ही में सत्ता को बचाने का कारण है। ऐसे में अगर सीआईडी इस प्रकार के कारनामे खुद करने लग जाएंगी जिसके बाद में पूरे राजस्थान में बच्चा ये जानने की कोशिश करेगा कि अगर ये एक मामला इस प्रकार का हुआ है तो अनगिनत कितने मामले माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार के अंदर दबाए गए होंगे। क्या यह अतिशयोक्ति है? देश के अंदर कोर्ट ना हो और ऐसे वकील ना हो कि जो पीड़िता से 1 रुपए फीस लिए बिना भी उसकी पैरवी करने की कसम ना खाएं, तो क्या इस प्रकार के राजनेता हमें जीने देंगे? बच्चे के पास में ये स्टोरी है जो बचपन से चाहता है कि मैं फौज में जाऊंगा, नहीं तो पुलिस में जाऊंगा, सीआईडी में जाकर बड़े केस सॉल्व करूंगा, और ये होता है सामने, ये इमेज रह जाती है सीआईडी की। और ये भी अंत में सुन लीजिए कि ये पीड़ित परिवार आज के समय जब कमिश्नर से मिलने के लिए गया, उस कमिश्नर ने उनको इन सब के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करने की किसी प्रकार की रसीद नहीं दी है, जैसा कि वकील बताते हैं। राजस्थान में यह मुद्दा देर सबेर सामने आना ही था, यह पता प्रियंका गांधी की टीम को पहले से ही था और यह माना जा रहा है कि उनकी टीम ने पहले से ही उनके लिए यूपी चुनाव के अंदर लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला एक कैंपेन प्लान किया है। हालांकि वो खुद लड़ नहीं रही हैं, मगर इस कैंपेन के जरिए वो अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेंगी इस घटना से, जिससे हो सकता है कि उनका सीधा तौर पर वास्ता हो या ना हो। कांग्रेस राज के अंदर सच बताना, मुंह खोलना बहुत मुश्किल है। आज तो मैंने आपको सच बता दिया, कल अगर रहेंगे तो कल की कल सोचेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।